जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अंजैदी। आज हम बात करेंगे गरीबी रेखा की उलझी गुत्थी पर। योजना आयोग का यू टर्न, हम इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में, इस बातचीत में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी और केजी सुरेश, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर आशीष सरकार। संतोष भारतीय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष सरकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे बीजेपी के सांसद लालजी टंडन। हम अपने मेहमानों से इस यू टर्न पर और 32 और 26 रुपए के और उलझे हुए आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हर तरफ से आलोचना झेल रही सरकार ने आखिर क्या सफाई दी है। हर तरफ से जारी आलोचना, मीडिया में चर्चाओं के बीच कांग्रेसी नेताओं और कुछ मंत्रियों के ऐतराज और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार योजना आयोग ने यू टर्न ले लिया है। यानी सरकार ने शहरी इलाकों के लिए 32 रुपए और गांवों में 26 रुपए की वो सीमा हटा ली है जिसे सरकार ने गरीबी का पैमाना माना था। योजना आयोग उपाध्यक्ष और ग्रामीण विकास मंत्री की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि गरीबी का आकलन और लाभार्थियों के चयन में किसी तरह का संबंध नहीं है। सरकार ने साफ किया कि एक नई कमेटी बनेगी जो तय करेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के मामले में कोई भी गरीब और मजलूम छूट न जाए। सरकार ने कुछ वक्त लेने और मामले को टालने की रणनीति पर चलते हुए कहा कि देश में गरीबों और जरूरतमंदों की गणना तब हो सकेगी जब जातीय जनगणना 2011 के नतीजे आएंगे। We are now clearly, categorically and unequivocally saying there is no link between state-wise poverty estimates done by the Planning Commission via the Tendulkar Committee and its variants and the selection of beneficiaries. लगातार होती खिंचाई के बाद आज सरकार ने सबसे पहले पुराने आंकड़ों से पल्ला झाड़ना बेहतर समझा और मामले को कुछ महीनों के लिए ठंडे में डाल दिया। आहलूवालिया के मुताबिक योजना आयोग ने 32 रुपए की सीमा नहीं तय की है। सीमा तय करने का काम तो 1973 से ही होता आया है। उनका कहना था कि ये सीमा ये जानने के लिए होती है कि गरीबों तक विकास का कितना फायदा पहुंच रहा है। योजनाओं का लाभ देने के लिए इस सीमा का इस्तेमाल नहीं होता। The purpose of the poverty line historically was to give a level, an absolute level of living, to be able to trace over time whether development was taking more and more people above this level. शहरों में 32 और गांवों में 26 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाला गरीब नहीं हो सकता। इस परिभाषा के बाद सरकार को पड़ रही फटकार के बाद सोमवार को पहली बार योजना आयोग अध्यक्ष यानी पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के बीच मुलाकात हुई। साफ है कि सरकार और पार्टी को हो रहे नुकसान के बाद इस सीमा को हटाने का फैसला हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 11 अक्टूबर को सुनवाई के लिए आएगा। उससे पहले सरकार ने सफाई देकर स्थिति को संभालने की कोशिश तो की है, लेकिन बीजेपी ने योजना आयोग को जिम्मेदार मानते हुए आहलूवालिया को हटाने की मांग की है और आयोग के मुखिया पीएम पर भी उंगली उठा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। केजी सुरेश, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? देखिए जरी साहब, मैं थोड़ा इस पूरे चर्चा को एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं नहीं समझता कि ये इतने मासूम हैं जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि इनको जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है या ऐसा कुछ है। ये जब से 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो वैश्वीकरण और उदारीकरण का जो नीति चलाया, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है। ये जानबूझकर किया गया, ये एक टेस्ट बैलून था, क्योंकि प्रेशर पूरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आज भारत को चला रही है। उसके हिसाब से, उसके आदेश पर, निर्देश पर, सुझाव पर यह किया जा रहा है कि किस तरीके से सब्सिडी खत्म किया जाए। उस सब्सिडी को खत्म करने का हर तरह से, केरोसिन में सब्सिडी, राइस में सब्सिडी, यहां सब्सिडी कैसे खत्म करके फ्री मार्केट खोल दें, जबकि उतनी ही उससे ज्यादा सब्सिडी, उसका 10 गुना सब्सिडी जो है पाश्चात्य मुल्कों में जो है, वहां अमेरिका के किसानों को और दुनिया भर के लोगों को खिला दें, ये प्रोवाइड करें और भारत के लोग और लूटते रहें और शोषण होते रहें। ये पूरा एक
इसके तहत हुआ है, पूरे एक सोची समझी नीति के अनुसार हुआ है। ये तो टेस्ट बैलून छोड़ दिया, प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो लागू कर देंगे, अगर हो गया तो पल्ला झाड़ देंगे। वो तो 2G नोट पर भी वो जो मंत्रालय का नोट था उससे भी पल्ला झाड़ दिया, हो गया तो हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मानक रख करके गरीबों की जो संख्या है उसको कम दिखाने की कोशिश है, और उसके बाद उसके रिजल्ट में ये है कि साहब वहां सब्सिडी की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान तो बिल्कुल विकसित मुल्क है, वहां कोई गरीब नहीं है। बिल्कुल सब्सिडी नहीं होगा, उसका मतलब है कि फ्री मार्केट उतना, और जो आज पीडीएस के लिए डाइवर्ट हो रहा है वो सब आपका ओपन मार्केट में आ जाएगा। ये तो पूरा सोचे समझिए एक साजिश के, एक पूरे नीति के, साजिश में मैं भले शब्द नहीं यूज करूं, नीति के तहत है। इट्स ए वेल प्लान्ड पॉलिसी जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है, पब्लिक प्रेशर आ जाता है तो वापस ले लेंगे। तो ये कोई बहुत ही मासूमियत या इनोसेंस है या जमीनी स्तर से सच्चाई से उन्हें पता नहीं है इसलिए वो बोल गए, ऐसा नहीं है। ये जानबूझ करके क्या नीतिगत है। डॉक्टर आशीष सरकार, ये जो गरीबों की संख्या को कम आंकने के लिए जबरदस्ती जानबूझ के एक मानक बनाना, जैसा कि केजी सुरेश कह रहे हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है जो जिस योजनाओं की वो बात करते हैं, पीडीएस सिस्टम या और भी जो एनआरएचएम, मनरेगा और तमाम और जो योजनाएं हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, उनका ये क्लेम है। लेकिन जो मेरी जानकारी है आशीष जी, 1 लाख करोड़ की लगभग योजनाएं हैं जो गरीबों में जाती हैं। जो बीपीएल है, गरीबी रेखा के नीचे है, उनके पास डायरेक्ट यानी सीधी तौर पे इन योजना का केवल 9% जाता है। यानी 100 रुपए में केवल 9 रुपए इन बीपीएल के नीचे वाले लोगों को जाते हैं, बाकी इनडायरेक्टली जाते हैं। आज की हिसाब से जो इन्होंने निकाली है संख्या, वो 41 करोड़ है। जिस मुल्क में 41 करोड़ लोग 32 रुपए रोज के नीचे हों और उनको जो सब्सिडी दी जा रही हो वो मात्र 9 रुपए 100 रुपए में दी जा रही हो, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो सब्सिडी दी जा रही हो 22 लाख करोड़ दी जा रही हो साल में। देखिए, मैं आपकी और सुरेश जी की बात को अगले चरण पर ले जा रहा हूं। जो हमारे योजना आयोग में बैठे हुए अर्थशास्त्री हैं और भारत सरकार में बैठे हुए अर्थशास्त्री हैं, वो ये बिल्कुल ठीक है कि विश्व के जो विश्व मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री हैं उनकी उंगलियों पर नाच रहे हैं। भारत में इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि यहां पर 2 भारत बना दिए जाएं। एक वो भारत जिसमें लगभग 100 करोड़ लोग गरीब, मजलूम, सर्वहारा, अशिक्षित, बीमार और अपने पेट से और पीठ को ही संभालने में सारी जिंदगी निकाल देने वाला भारत, बचा हुआ लगभग 20 करोड़ का वो भारत जो सशक्त हो, संपन्न हो और यूरोपीय उद्योगों का एक बहुत मजबूत बाजार पैदा कर दे। इस देश के अंदर जो भी योजनाएं ली जा रही हैं वो इसलिए ली जा रही हैं कि ये देश विदेशों का, विकसित देशों का एक सशक्त बाजार बने, यहां पर मॉल कल्चर आए, बनिए की दुकान तबाह हो जाए, कुएं का पानी सूख जाए, लोग जहरीला पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। दूसरी तरफ बोतल बंद पानी, बोतल बंद शराब, बोतल बंद शक्ति के सारी चीज को जो है वो बिल्कुल उसका बाजारीकरण कर दिया गया, करके लेकिन देश को विभाजित करने बड़ा लंबा षड्यंत्र चल रहा है। बिल्कुल। टंडन जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि जो जनगणना के नतीजे आएंगे, जाहिर है इस बार जो जनगणना हो रही है वो जातिगत हो रही है, उसमें तरह और बहुत सारे जो है वो मॉडल्स अपनाए गए हैं, उसके बाद फिर नए पैमाने तय किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रखती है इस बयान पर? नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जाति जनगणना के अनुसार जो आरक्षण और दूसरे तरह उपाय करने के गरीबी उन्मूलन के जितने कार्यक्रम हुए, उसमें अभी जो कुछ जातियां ऐसी हैं कि जिनको उसका कोई लाभ नहीं मिला, तो वो आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन गरीबी की परिभाषा उस जाति के आधार के ऊपर, जनगणना के आधार के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप पहले तय कर देंगे कि 26 रुपए वाला जो है वो अमीर है
तो वो जाति में भी कोई भी आ जाए तो 26 रुपए वाला तो अमीर रहेगा ही। उसे उस गणना आंकड़ों से क्या मतलब है? उसे चाहिए वो सुविधाएं, उसे चाहिए जीवन निर्वाह के लिए साधन। क्या ये जनगणना के आधार के ऊपर उनको वो साधन मिल पाएंगे? ये जो रोज महंगाई बढ़ रही है, जिसका लाभ पहुंचा है ना तो उपभोक्ता को और ना ही उसे उत्पादक को, उसके लाभ पहुंचा है बिचौलियों को, विदेशियों को, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को, कॉर्पोरेट घरानों को, और ये सरकार रोक नहीं पा रही है। कहीं भी वो गरीब, हमारी सारे इस समय के जो नियोजन है उसके अंदर वो व्यक्ति है नहीं। हम तो उन लोगों में से हैं कि जो अंत्योदय पर विश्वास करते रहे हैं। हम लोग उन लोगों में से हैं कि जो समाज की पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारकों ने हमको रास्ता दिखाया था। तो हमारी एक विचारधारा अपनी है, हम उसे लोकतांत्रिक तरीके से लागू करके और सबको दिखाया कि ये जो ये आंकड़ेबाजी को छोड़ दें। लेकिन जब जब यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी है जो विशुद्ध, उस समय महंगाई कभी नहीं हुई, ये बीमारियां कभी नहीं हुई, बड़े बड़े स्कैम कभी नहीं हुए, ये जो 26 रुपए का कभी पैमाना तय नहीं हुआ। तो ये इसलिए ये कांग्रेस के वक्त में ही क्यों होता है? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस में कोई जननेता नहीं है। बाकी पार्टियों के पास हैं, लेफ्ट जितना भी खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ हैं जिनका जनता से संबंध है। हमारी पार्टी का एक जीवंत संगठन है जो गांव गांव गली गली है। हम उन जनता से जुड़े हुए हैं, हम उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। 2 बार मिलेगा तो हम टंडन जी 2 बार भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेताओं के जरिए ये इशारा कर चुकी है कि मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयारी कर देनी चाहिए और अब इस सरकार को नैतिक तौर पे बने रहने का कोई हक नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी विकल्प देने के लिए तैयार है? क्या जनता से जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी? ये जनता फैसला करेगी, लेकिन ये सही है कि जो ये भ्रष्टाचारी और जो निकम्मी सरकार है जो आज इस देश को बिल्कुल तबाही के रास्ते पर ले जा रही है और जिसकी सारी दीवारें हिल रही हैं, जो रास्ता ही नहीं जानती किधर जाना है, वो सरकार को जाना ही होगा। और जाएंगे तो लोकतंत्र में तो एक ही तरीका है कि मध्यावधि चुनाव। अगर ये सरकार गिरेगी तो या तो वैकल्पिक सरकार कोई पार्लियामेंट बनाए या जनता के पास जाके नया मैंडेट लेकर आए। नया मैंडेट तो ये बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है ये जब हम कहते हैं तो उसके पीछे अर्थ यही है कि लोकतंत्र में यही तरीका है सरकार बदलने का। लोकतंत्र में वो तरीका नहीं है कि तोप और तलवारें लेकर सामने आ जाने का, और किसी तरह की हिंसा या संपत्ति का नाश करने का नहीं है, बल्कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, जो लोकतांत्रिक तरीका है वो तरीका में विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, जो तरीके हैं सब तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो गरीब विरोधी नीतियां हैं और जो देश विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष भारतीय जी भी मौजूद है। भारतीय जी, किस तरह से देख रहे हैं? मेरा जो सवाल था वो और टंडन जी का जो जवाब है उस पे। टंडन जी का जवाब एक अच्छे पार्टी नेता के नाते बहुत वो खुश होंगे, उनकी पार्टी भी खुश होगी। लेकिन अभी एक उदाहरण, बल्कि 2 उदाहरण आए। बाबा रामदेव सड़क पे घूम करके आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने रामलीला मैदान में किया, वहाँ तो हिंसा नहीं हुई, पुलिस ने की, जनता ने तो नहीं की। अभी हमारे यहाँ सरकार साहब ने बताया कि अन्ना हजारे साहब का सारे देश में लोग खड़े हुए। मुझे नहीं पता, टंडन साहब को पता हो तो पता हो कि कोई केले का एक ठेला भी लूटा गया हो, लेकिन हमारे पास तो खबर नहीं आई कि कहीं कोई ऐसी घटना हुई हो। हजारों हजार लाखों लाख लोग हर जगह, गली मोहल्ले, कस्बों, गांव तक में उद्वेलित हो गए। सवाल सिर्फ ये है कि आपका सोचना आपको मुबारक, लेकिन हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि हम जब कांग्रेस के बारे में कहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जब हम आपके बारे में कहते हैं तो लगता है कि जैसे हमने आपको मिर्च खिला दी। टंडन साहब,
हम इस देश के लोगों की तकलीफ को लेकर के एक दर्द आपसे कह रहे हैं कि आपका एक रोल है सियासत में, आपसे मतलब आपकी पार्टी का, वो रोल जनता ने आपको मुख्य विपक्षी दल का दिया हुआ है। मुख्य विपक्षी दल के नाते अगर आप अपना रोल सड़कों पर आकर के नहीं निभाएंगे तो एक बार प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हो चुका है, तीसरी बार भी वैसा ही कहीं ना हो जाए, ये मुझे डर है। मैं चाहता हूं आपकी सरकार आए, लेकिन सड़कों पर आकर के कम से कम जनता से जुड़िए। और सुरेश जी की बात ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने, आर्थिक नीतियों का विरोध कीजिए, सिम्टम्स का विरोध मत कीजिए, जड़ पे वार कीजिए, बिल्कुल पे वार कीजिए, ये हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है। बिल्कुल सही। अंतिम शब्द, समय की कमी, अंतिम शब्द सुरेश, केजी सुरेश आपसे। मैं बिल्कुल संतोष जी के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक आप फोकस जड़ पर नहीं जाएंगे और जड़ तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक चाहे आप कितने भी रैली करिए, कितने भी प्रदर्शन कीजिए, इसका कोई इलाज नहीं होगा, कोई कानून इसका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, हम एनासिन खा के ब्रेन ट्यूमर हटाने की बात कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और पूरा पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है, और तभी ऐसा एक विकल्प जो भी विपक्षी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो या तीसरे मोर्चा हो, उनको सामने रखना पड़ेगा, तभी जनता का विश्वास मिलेगा और तभी जो है इस देश का उद्धार होगा। जाहिर है आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। एनासिन खा करके ब्रेन ट्यूमर नहीं ठीक किया जा सकता। सिम्टम्स से मत लड़िए, जो बीमारी की जड़ है उस पर वार कीजिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका लालजी टंडन जी, जनसंदेश के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। संतोष भारतीय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष सरकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनसंदेश के साथ बने रहने के लिए। सैयद अंजैदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।